नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। करजन विधानसभा उपचुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट। जिला चुनावी अधिकारी की अगुवाई में मतदान केंद्रों पर पहुंचे वीवीपैट मशीन। दीपावली त्योहार में मिट्टी के दियों से होगी घर घर रोशनी। मिट्टी के दिए बनाते कलाकारों से बीआरजी न्यूज हुआ रूबरू। कोरोना महामारी के बीच बाजारों में दिवाली की खरीदारी सुस्त। व्यापार में 40% कटौती से परेशान व्यापारी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के समय में कोरोना वैक्सीन और उसकी दवाई को लेकर कई खबरें सामने आती है। उसी तरह जून माह में बाबा रामदेव की पतंजलि से एक खबर सामने आई थी। कोरोनिल नाम की इम्यूनिटी बूस्टर दवाई लॉन्च की गई, जिसके ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। आज पतंजलि की ओर से एक दूसरी आधिकारिक सूचना जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि 4 महीनों में कोरोनिल ने 250 करोड़ का बिजनेस किया है। देश में कोरोना वायरस के कहर के बीच योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि की कोरोनिल दवा की मार्केट में काफ़ी मांग रही है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कोरोनिल से अच्छी खासी कमाई की है। दरअसल पतंजलि ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक कंपनी ने महज 4 महीनों में 85 लाख से ज़्यादा कोरोनिल किट बेची। कंपनी ने कोरोनिल दवा की कुल बिक्री करीबन 250 करोड़ रुपए तक पहुंची होने का दावा किया है। कंपनी के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून से अक्टूबर के बीच कुल 23.54 लाख कोरोनिल किट बेची गई। आपको बता दें कि कोरोनिल दवा को कोरोना के इलाज के रूप में 23 जून को लॉन्च किया गया था। जून से अक्टूबर तक लोग 250 करोड़ रुपए की गोलियां खा गए हैं। यह दवा कोरोनिल के इलाज में कितनी कारगर है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पर आपको बता दें कि कोरोनिल को लेकर पतंजलि विवादों में आ गई थी। कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल व उससे जुड़े आंकड़ों को लेकर सवाल उठ खड़े हुए थे। कंपनी ने जब इस दवा को बनाया था तब इसे बनाने की अनुमति खांसी, बुखार और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के रूप में ली गई थी, लेकिन उसके बाद दावा किया जाने लगा कि यह कोरोना की दवाई है, जिसके चलते उत्तराखंड आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस भी जारी किया था और जवाब मांगा था और कहा था कि पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करने के लिए लाइसेंस दिया गया था, न कि कोरोना की दवा बनाने के लिए। इस दवा की कीमत 545 रुपये रखी गई थी। दवा के लॉन्च होने के बाद ही लोगों ने इसे भारी मात्रा में खरीदा था। विधानसभा के उपचुनाव और कल मतदान का दिन। जी हां, करजन विधानसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस में सीधी टक्कर। तब आज मतदान केंद्रों पर वीवीपैट समेत विभिन्न साधन सामग्री और चुनावी अधिकारियों को डिप्लॉय किया गया था, जिसकी पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिला चुनाव अधिकारी और कलेक्टर शालिनी अग्रवाल ने की थी। विधानसभा के उपचुनाव और उसमें भी करजन सीट पर चुनावी गतिविधि तेज हो गई है। तब कल होने वाले मतदान के चलते प्रशासन ने आज ईवीएम मशीनें समेत चुनावी अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर डिप्लॉय किया था। मतदान की जरूरी साधन सामग्री के साथ 311 मतदान मथकों पर व्यवस्था आज कर दी गई। इस पूरी व्यवस्था का मुआयना जिला चुनावी अधिकारी और कलेक्टर शालिनी अग्रवाल ने लिया था। कोरोना महामारी के बीच जिला प्रशासन को विधानसभा उपचुनाव का आयोजन चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। तब कल मतदान के दिन पर आखिरी 1 घंटा यानी कि 5 से 6 तक का समय कोरोना संक्रमित नागरिकों के लिए आवंटित किया गया है। पूरे दिन के दौरान सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना महामारी के दिशा निर्देश और सुरक्षा इंतजामातों के साथ कल वोटिंग की जाने वाली है। આ વખતનું જો ચેલેન્જ છે આ કોવિડના સંદર્ભમાં એમને માટે ખાસ વિસ્તૃત તૈયારી કરવામાં આવી રહી છે। ચૂંટણી પંચની પણ ખાસ વિસ્તૃત માર્ગદર્શિકા આપવામાં આવી રહી છે। ચૂંટણીની દરેક બાબતમાં નોમિનેશનથી માંડીને ટ્રેનિંગ હોય કે ઈવીએમ પ્રિપરેશન હોય કે રિસીવિંગ ડિસ્પેચિંગની કામગીરી, બૂથ મેનેજમેન્ટ, કાઉન્ટિંગ માટેની તમામ વ્યવસ્થાઓ
સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, માસ્ક અને કોવિડના જેટલા પણ પ્રિકોશન્સ છે એ તમામ લઈને કરવામાં આવી રહ્યા છે. એમને કારણે આપે આ જોઈ શકો છો કે રિસીવિંગ ડિસ્પેચિંગમાં પણ અમે 2 ભાગ પાડ્યા છે અને 2 ભાગમાં આજે રિસીવિંગ ડિસ્પેચિંગની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જો ડિપ્લોય કરવામાં આવ્યું છે એ પણ ગયા ઇલેક્શન્સ કરતાં મોટું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપ કરવામાં આવ્યું છે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ વગેરેને ધ્યાને રાખીને. પણ જિલ્લા ચૂંટણી તંત્ર સજ્જ છે કે કોવિડ અને ઇલેક્શન બંનેની જો માર્ગદર્શિકાઓ છે એ એમના સાથે ઇલેક્શન કરાવવામાં અમે કરી શકશું. જે મતદારનું ટેમ્પરેચર હાઈ લાગશે એમનો 2 વાર ટેમ્પરેચર લેવામાં આવશે અને ત્યાર પછી પણ જો એ સસ્પેક્ટેડ લાગશે તો છેલ્લા 5 થી 6 કલાક 1 કલાક કોવિડ સસ્પેક્ટેડ અથવા કોવિડ પેશન્ટ્સ માટે રાખવામાં આવ્યું છે. એવા મતદારોને છેલ્લાના કલાકમાં મતદાન કરવા માટે દેવામાં આવશે. संस्कार नगरी बड़ौदा अब टेलीवुड के लिए भी एक पसंदीदा शहर बनता जा रहा है. इन दिनों बड़ौदा में एक निजी चैनल की सीरियल के एपिसोड की शूटिंग हो रही है. बड़ौदा शहर कला और संस्कृति नगरी के साथ अब टेलीवुड के लिए भी पसंदीदा जगह बनती जा रही है. इन दिनों एक निजी चैनल की सीरियल का शूटिंग बड़ौदा में किया जा रहा है, जिसके 2 एपिसोड बड़ौदा में इन दिनों शूट किए जा रहे हैं. पुराने बड़ौदा के एक रिहायशी मकान में ये शूट हो रहा है. निजी चैनल में जुर्म के बारे में दर्शकों को सतर्क करती ये सीरियल है. तब सीरियल के लेखक और प्रोड्यूसर राजेश त्रिपाठी ने मीडिया से बात की थी. देखिए, हम स्टार भारत के सावधान इंडिया की शूटिंग करने आए हैं. सावधान इंडिया एक 8 साल पुराना शो है जो देश में क्राइम के खिलाफ, जो गुनाह होता है ना, उसके खिलाफ एक बड़ी आवाज़ है. हमेशा से हम इस कोशिश में, ये शो हमेशा से रहा है कि कैसे लोग क्राइम के प्रति जागरूक हों और क्राइम से खुद को बचा पाएँ और अपने आप को सावधान रख पाएँ. ये मैसेज देना इस शो का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उद्देश्य है. और इसी शो की शूटिंग के लिए हम बड़ौदा आए हैं. एक तो क्या है, बड़ौदा शहर जो है ना, वो कला का शहर है, मतलब कला की नगरी है. मतलब हम लोग जब से प्लान कर रहे थे तो कि हम लोग कहाँ शूट करेंगे सावधान इंडिया, तो हमने चूज़ किया था कि हम गुजरात में करेंगे. और जब गुजरात में बात हुई यहाँ के लोगों से तो बहुत अच्छा लगा और इतना सपोर्ट मिला, जिस सपोर्ट की वजह से हम कल एक एपिसोड अपना शूट ख़त्म कर पाए. अभी दूसरे एपिसोड की शूटिंग हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ के लोगों का बहुत सहयोग रहा. और यहाँ पे जो आर्टिस्ट हमको मिले, जो लोकल आर्टिस्ट, और हम चाहते भी थे कि देखिए, एक तो हर जगह पे डर का माहौल है, सिचुएशन है, कोरोना है, लेकिन इसी बीच में काम भी करना है क्योंकि लोगों को जीना है. जीने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना. तो सारी जितनी भी क्या बोलते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस रखते हुए उसके साथ काम करना. और हम जहाँ आए हैं, जिस बड़ौदा शहर में, वहाँ के लोगों को भी काम करने का अवसर मिले. वो लोग भी कम से कम जो 6 महीने 8 महीने से लोग बंद है ना घर पे, अब थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू, अब काम करना शुरू हुआ है. तो हम भी काम करें, यहाँ के लोगों को भी काम दें. और यहाँ के जो आर्टिस्ट मिले वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिले, जितने लोगों ने काम किया है पिछले एपिसोड्स में भी और आज के एपिसोड में भी जो कर रहे हैं. बस इसीलिए बड़ौदा है. जी, मेरा नाम राजेश त्रिपाठी है और सावधान इंडिया से मैं पिछले 8 साल से जुड़ा रहा हूँ, एक लेखक के तौर पे, अभिनेता के तौर पे, और अभी सावधान इंडिया एक प्रोड्यूसर के तौर पे शुरू कर रहा हूँ. कुछ ही दिनों में दीपावली का त्योहार आने वाला है और मिट्टी के दिए घर घर जलने वाले हैं. मिट्टी के दियों की रोशनी से ही पूरे देश में दीपावली मनाई जाती है. तब BRG न्यूज़ की टीम ने आज कुंभारवाड़ा में मिट्टी के दिए बनाते कलाकारों से रूबरू होने की कोशिश की थी. दीपावली त्योहार को अब कुछ ही दिन बाकी है. तब मिट्टी के दिए और घर घर इन दियों की रोशनी से दीपावली पूरे देश में मनाई जाती है. तब आज हम कुंभारवाड़ा में मिट्टी के दिए बनाते कलाकार के पास पहुंचे, जो 4 पीढ़ियों से मिट्टी के दियों के काम से जुड़े हुए हैं. ફતેપુરા કુંભારવાડા છે અને 4 પેઢીથી આ જ કામ કરીએ છીએ માટીનું. તો 35 વર્ષથી આમાં હું ધંધામાં જોડાયેલો છું. तब इस साल कोरोना महामारी के बीच चाइनीज उत्पादों के बहिष्कार से मिट्टी के दियों की बिक्री में जरूर एक सकारात्मक लहर देखने को मिली है. ચાઇનીઝ દીવા આ વર્ષે લોકો ખરીદવા માંગતા જ નથી
અને વધારે આકર્ષણ એના દીવા પર ધ્યાન રાખે. पर महामारी के बीच हर साल की तरह व्यापार नहीं हो पा रहा है, जिसमें 30 से 40% की कमी अब तक दर्ज हुई है. લોકડાઉનના હિસાબે લગભગ 30થી 40% છે ને ધંધામાં મંદી આવી ગઈ. ફરક તો પડ્યો જ છે, લગભગ 30-40% ફરક. पर जैसे जैसे दीपावली त्योहार के दिन नजदीक आएंगे तब व्यापार एक बार फिर खुलने की आस सभी कुंभार समुदाय में है. फिलहाल 2000 दियों का निर्माण प्रतिदिन किया जा रहा है. દિવસની અંદર 2000 દીવડા બને છે. સરકાર પાસે કોઈ અપેક્ષા રાખવા જેવી જ નથી, કારણ કે કોઈ સહાય જ નથી. આ ગવર્મેન્ટ આવી છે ત્યારનું કોઈ સહાય જ નથી. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे कमर्शियल ब्रेक. तो देखते रहिए BRG न्यूज. BRG ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है. बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने स्वर्गस्थ केशु बापा को श्रद्धांजलि दी थी. पूर्व मुख्यमंत्री और गुजरात की राजनीति में एक सम्माननीय नाम थे स्वर्गस्थ केशुभाई पटेल. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और गुजरात की राजनीति में सम्माननीय नाम केशुभाई पटेल का बीते दिनों निधन हुआ है. वो 92 साल के थे. उनके निधन के बाद राज्य के सभी राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है. तब बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से श्री कृष्ण हिंदी विद्यालय में आज स्वर्गस्थ केशुभाई को श्रद्धांजलि दी गई थी. भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने आज पूरे गुजरात में भिन्न शहर और जिलों में ऐसी ही श्रद्धांजलि का आयोजन किया था. स्वर्गस्थ केशु बापा के दिखाए रास्ते पर राजनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की सीख भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सदस्यों ने उनके जीवन से ली है. मार्गदर्शक वडील आदरणीय केशु बापाનું દુઃખદ અવસાન થયેલ છે અને એ દુઃખદ અવસાન નિમિત્તે આજરોજ વડોદરા શહેરના તમામ શક્તિ કેન્દ્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા એમના શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ હતો. એના ભાગરૂપે યુવા મોરચાએ પણ આજે શ્રદ્ધાંજલિનો કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. એક વડીલે અમારી વચ્ચેથી વિદાય લીધી છે એનું અમને દુઃખ છે અને ભગવાન આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને અને એમના પરિવારજનોને આ દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ આપે, એમની આત્માને શાંતિ અર્પે, એ જ આજના દિવસે અમારી અભ્યર્થના છે. दीपावली का त्योहार नजदीक है, पर बाजारों में उतनी खरीदारी की रौनक देखने को नहीं मिली है. कहीं ना कहीं लॉकडाउन और कोरोना महामारी का असर दिखा है, तब व्यापारियों की हालत खस्ता है. कोरोना महामारी के बीच दीपावली का त्योहार आने वाला है, तब बाजारों की हालत जानने का प्रयास BRG न्यूज़ की टीम की ओर से किया गया था. बाजारों में फिलहाल 60% ही व्यापार देखने को मिला है. लॉकडाउन और कोरोना से आम आदमी फिलहाल त्योहार की खरीदारी करता नजर नहीं आ रहा है, तब व्यापारियों की भी स्थिति खराब है. व्यापारी हर साल के मुकाबले इस साल दीपावली में बहुत कम व्यापार होने और नुकसान का अंदेशा जता रहे हैं. साथ ही में कोरोना में व्यापारियों के लिए सरकार की ओर से की गई बड़ी बड़ी योजनाओं के ऐलान सिर्फ कागज़ पर होने की बात भी व्यापारियों ने BRG न्यूज़ के साथ कही थी. ઘરાકી તો હવે સમજો કે ગઈ દિવાળીથી આ દિવાળીએ 60% જેટલી છે. ગઈકાલથી ચાલુ થઈ છે ઘરાકી ધીરે ધીરે, પણ લાગતું નથી કે જે આખરે દિવાળીઓ ગઈ એના જેવી આ દિવાળી જાય. લોકડાઉનના લીધે ને કોરોનાના લીધે બધા જ વેપારીઓની હાલત એવું સમજો
કે ના ઘરના રહ્યા છે કે ના ઘાટના રહ્યા છે, ખાલી એ લોકો જ જાણે છે કે એમની પરિસ્થિતિ શું છે. આ સરકાર છે કે કોઈ બી એ લોકો નથી જાણતા. હું તમને એટલું જ કહું કે ગવર્મેન્ટે જાહેરાત કરેલી કે વેપારીઓને 1-1 લાખ રૂપિયા આપશે. ગુજરાતની 5 કરોડની જનતા છે, માંથી 5000 જણ બી એવા બતાવો કે જેને 1-1 લાખ રૂપિયા મળ્યા હોય. 5000 જણ બી નહીં મળ્યા આખા ગુજરાતમાંથી કે જેને 1 લાખ રૂપિયાની સરકારે સહાય કરી હોય. ખાલી બોલવાનું છે, કરવાનું કોઈને જ નથી. ભોગવવાનું ખાલી વેપારીઓને જ છે, બીજું કંઈ નહીં કહું. त्योहारों की मौसम के बीच खाद्य तेलों के दाम में बढ़ोतरी कहीं न कहीं चिंता का सबब बना है. खाद्य तेलों के दाम आसमान पर है, जिसकी सीधी असर आम आदमी के जेब पर पड़ रही है. एक और कोरोना और एक और महंगाई दीपावली के समय में आम जनता को रुला रही है. इन दिनों खाद्य तेलों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी सीधी असर आम आदमी की जेब पर पड़ रही है. सींग तेल और कपासिया तेल के दामों में इजाफे से व्यापार पर उसकी विपरीत असर हुई है. वैसे भी कोरोना के चलते जहां व्यापार कम था, उसमें दाम बढ़ोतरी से कहीं ना कहीं तेल के व्यापारियों के लिए दिवाली अच्छी नहीं गुजरने के आसार है. वहीं तेल के व्यापारियों की माने तो इस वर्ष 40% कम व्यापार हो रहा है, जबकि दीपावली पर्व खत्म होने तक तेल के दामों में गिरावट के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं. એમાં એવું છે કે અમારે ઓલરેડી ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાની અંદર 70% જેવું પામોલીન તેલનું વેચાણ થાય છે, જે પામોલીન તેલ મલેશિયા અને ઇન્ડોનેશિયાથી આવે છે. એના રેટો ત્યાં આગળ એટલા બધા ઊંચા છે, એના લીધે આપણા લોકલ તેલ જેવા કે સિંગ તેલ છે, કપાસિયા છે, એ બધા તેલ અત્યારે ઊંચા થઈ ગયા છે. કેમ કે પામોલીન તેલ જ ઊંચું હોય એટલે આપણા લોકલ તેલ ઓટોમેટિક ઉપર થઈ જ જાય છે. ઘરાકી જેવું લાગતું તો છે જ નહીં, કેમ કે ઘરાકી અમારે 30-40% જેવું ઓછું જ છે કોરોનાને લઈને. આમ આપણા ગુજરાતની અંદર તો સૌથી વધારે કપાસિયા તેલનું જ વેચાણ છે, જે ખાવાવાળો વર્ગ લઈ જાય છે. આમ ફરસાણવાળાને એ લોકો પામોલીન તેલ વાપરે, પણ જે ખાવાવાળો વર્ગ છે એ લોકો તો કપાસિયા તેલ જ વાપરે છે. એવું લાગે છે દિવાળી પછી 10-15 દિવસ પછી, દેવ દિવાળી પછી તો ઘટી જ જશે થોડું બજાર, એવું લાગે 100-200 રૂપિયા ઘટવા જોઈએ ડબ્બે. बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम की ओर से वार्ड नंबर 9 के विस्तार में जो सोसाइटी आई है, उसके अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे. 7.5 मीटर रास्ते में आते अवैध निर्माणों को तोड़ा गया था. बड़ौदा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम ने वार्ड नंबर 9 में अवैध अतिक्रमण हटाए थे. सयाजीपुरा विस्तार में बकोल नगर में 7.5 मीटर के रास्ते में आते अतिक्रमणों को आज हटाया गया. सोसाइटी के कंपाउंड वॉल और गेट समेत 10 यूनिटों के अतिक्रमणों को आज तोड़ा गया था. इस वक्त अतिक्रमण विभाग की टीम के साथ बापोद पुलिस जीईबी और वार्ड नंबर 9 के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे थे. સયાજીપુરા ડ્રાફ્ટ ટીપી 6 બકોલ નગર બાલાજી નગરની પાસે પૂર્વ ઝોનમાં સમાવેશ વિસ્તાર વહીવટી વોર્ડ નંબર 9માં આવતો વિસ્તાર સરદાર એસ્ટેટની પાછળ બકોલનગર સોસાયટીની અંદર 7.5 મીટર ટીપી રસ્તામાં આવતા દબાણો, કમ્પાઉન્ડ વોલ, ઓટલા, ગેટ દબાણ દૂર કરવાનો પ્રોગ્રામ ચાલુ છે. બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ, ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ, સ્ટ્રીટ લાઇટ ડિપાર્ટમેન્ટ, ગેસ ડિપાર્ટમેન્ટ, જીબી ડિપાર્ટમેન્ટ અને દબાણની ટીમ ને ટીપી ડિપાર્ટમેન્ટનો સ્ટાફ સાથે રાખી 7.5 મીટર રોડ લાઇન ખુલ્લી કરવાની કામગીરી ચાલુ છે. અંદાજે 10 યુનિટ છે, કમ્પાઉન્ડ વોલ છે, ગ્રીલ છે અને ગેટ છે. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे. करजन विधानसभा उपचुनाव के लिए कल डाले जाएंगे वोट. जिला चुनावी अधिकारी की अगुवाई में मतदान केंद्रों पर पहुंचे वीवीपैट मशीन. दीपावली त्योहार में मिट्टी के दियों से होगी घर घर रोशनी. मिट्टी के दिए बनाते कलाकारों से BRG न्यूज हुआ रूबरू.
कोरोना महामारी के बीच बाजारों में दिवाली की खरीदारी सुस्त, व्यापार में 40% कटौती से परेशान व्यापारी। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।